आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है नरेंद्र मोदी के प्रचारकों की प्रचार शैली। हम सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के शासन में आने के साथ जो एक नई कल्चर मीडिया में आई है, जिसे सब लोग आईटी सेल के नाम से जानते हैं, ये एक नए किस्म की प्रचार शैली है जो कि इस आईटी सेल और विभिन्न किस्म के जो इस तरह के साइबर समूह या मीडिया समूह बनाए गए उन्होंने पैदा की है। इस शैली को विकसित करने के पीछे क्या मकसद रहा है, इसके बारे में कभी कोई दुविधा तो रही नहीं है लोगों के बीच में। जो अपोनेंट हैं वो तो सीधे सीधे कह ही रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का जो आईटी सेल है, वो आईटी सेल का काम है कि नरेंद्र मोदी के बारे में, नरेंद्र मोदी की राजनीति के बारे में प्रचार प्रसार करना और उनके लिए समर्थक जुटाना। और उनकी दृष्टि से देखें तो ये बात सही भी है। मेरा मानना यह है कि किसी भी तरह से ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रचार की जो तकनीक 2014 के पहले से विकसित की और इसका सबसे अधिक लाभ भी उन्हें मिला, उसे हल्के ढंग से नहीं देखना चाहिए और उसे किसी भी किस्म के जो है सिंप्लीफिकेशन के जरिए या सतही तरीके से लेना चाहिए और इसे सिर्फ एक दल विशेष के प्रोपेगेंडा की शैली के तौर पर नहीं देखना चाहिए। वास्तविकता को थोड़ा सा बड़ा करके देखें हम लोग। ये जो नए किस्म की जो न्यू लिबरलाइजेशन के बाद बनी, उस नई दुनिया ने पिछले 40-45 साल में एक नए किस्म का न्यू लिबरलाइजेशन का कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन भी पैदा किया और उस न्यू लिबरलाइजेशन के, न्यू कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन के पूरे मॉडल को देखा जाना चाहिए। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के संदर्भ में इसे अगर आप सीमित करके देखेंगे, संकुचित करके देखेंगे तो सही निष्कर्ष नहीं निकलेंगे। ये दिक्कत रहेगी। हम में से अधिकतर लोगों की दिक्कत क्या है कि राजनीति में शॉर्टकट अच्छा लगता है और शॉर्टकट स्कोर करना भी अच्छा लगता है, एक दूसरे लगता है। राजनीति की ये सामान्य विशेषता है। जो प्रतिस्पर्धी राजनीति है उसकी तो खास तौर पर यह विशेषता है। लेकिन हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग तो प्रतिस्पर्धी राजनीति का हिस्सा नहीं है। हमारे राजनीतिक विचार हैं। अधिकतर जो पढ़े लिखे लोग जो फेसबुक पर जुड़े हुए हैं और खासतौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक पर लोग, उनके राजनीतिक विचार हैं और तरह तरह के राजनीतिक विचार हैं, होने भी चाहिए। बल्कि विचारहीन प्राणी तो एकदम बोगस होता है। तो मेरे लिए ये चीज जो नरेंद्र मोदी की प्रचार कला है, वो प्रचार कला सिर्फ नरेंद्र मोदी की प्रचार कला नहीं है, बल्कि ये जो न्यू लिबरलाइजेशन का, जो न्यू कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन शुरू हुआ, उसका एक हिस्सा है। क्यों उसका हिस्सा है, इसकी थोड़ी सी हम लोग गहराई से पड़ताल। हम में से सारे लोग जानते हैं इस बात को कि अभी पिछले 40-42 साल में जो हुआ है, उसमें अब कोई भी पार्टी या कोई भी इंडस्ट्री ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन के रूपों का इस्तेमाल नहीं करती। पहले तरीका क्या था
पहले तरीका यह था कि राजनीतिक कार्यकर्ता थे, वे जाते थे, बोलते थे, कैंपेन करते थे, अधिक से अधिक पोस्टर होते थे, दीवार पे नारेबाजी होती थी, व्यंग्य होते थे, तमाम किस्म के लीफलेट्स निकलते थे, उनका प्रचार करते थे, पब्लिक मीटिंग होती थी, नुक्कड़ सभाएं होती थी, रेडियो के जरिए अधिक से अधिक राजनीतिक दल का जो तयशुदा समय उस पर प्रचार होता था। कालांतर में टेलीविजन से प्रचार होने लगा। धीरे धीरे विज्ञापनों की भूमिका इसमें बढ़ती चली गई। लेकिन न्यू लिबरलाइजेशन के आने के बाद पैटर्न था, ये एकदम बदल गया और अब विज्ञापन और जनसंपर्क एजेंसियों और उनके जरिए इमेज बनाने के पहलू पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा और जनसंपर्क एजेंसियों और विज्ञापन एजेंसियों के जरिए इमेज बनाने और प्रचार करने पर अधिक ध्यान देने के कारण एक नया एलिमेंट पूरी की पूरी मतलब प्रचार की व्यूह रचना में शामिल हुआ, जिसे हम लोग पीआर एजेंसी कहते हैं और विज्ञापन एजेंसी कहते हैं। और ये वह चीजें थोड़ा सा आगे बढ़ी ग्लोबलाइजेशन के साथ में, तो इसमें एक और एलिमेंट जुड़ा जिसे हम लोग लॉबिस्ट कहते हैं, लॉबी समूह कहते हैं। ऐसे प्रचार समूह पैदा हुए जो कि लॉबिंग का काम करते थे और वे लॉबिंग के जरिए बहुत सारी चीजें तय कराने में लॉबिंग का इस्तेमाल करते थे। न्यू लिबरलाइजेशन के पूरी दुनिया में शुरू होने के पहले तक विदेश नीति और उससे जुड़े हुए जो पहलू हैं, खासतौर पर हथियारों की खरीद फरोख्त का मसला बहुत इंपॉर्टेंट था। ये दो एरिया ऐसे थे जहां पर के जो सॉलिड पॉलिटिक्स है किसी भी देश की, उसका जो नेता है, उसके जो शासक दल है, उसके नेता की राजनीति या उस भूमिका होती थी उसमें, और उसके अपने करिश्मे या खामियों की वजह से ही बहुत सारी चीजें तय होती थी। पैटर्न लंबे समय तक चला। पिछले 35-40 साल में यह पैटर्न धीरे धीरे बदल गया। अब नीति, नेता की इमेज, नेता के जनसंपर्क, नेता के विश्व राजनीति में इससे अब चीजें तय नहीं होने लगी, बल्कि इनको तय करने के लिए लॉबी समूह बीच में आ गए। और अब ये पीआर एजेंसियां, लॉबी समूह और विज्ञापन एजेंसियां, ये जो त्रिकोण बना, इस त्रिकोण ने पूरे के पूरे नए के कम्युनिकेशन को निर्धारित किया। और इसमें चौथा एलिमेंट, ये तीनों चीजें सबसे पहले अमेरिका में आई। और फोर्थ एलिमेंट जो अमेरिका में आया वह था संगठित प्रचार ग्रुप। और संगठित प्रचार ग्रुप जो दलीय प्रचार के लिए होते थे, वे संगठित प्रचार ग्रुप बहुत ही सक्सेसफुली ऑपरेट करते थे और उनका काम ही यही था, ओपिनियन बनाना। नए फोर्थ एलिमेंट के तौर पर ये जो प्रचार समूह और नए जो प्रचारक ऐसे एलिमेंट हैं, इनके बिना आप न्यू लिबरलाइजेशन में जो कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन पैदा हुआ उसको आप समझ नहीं सकते। हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी अकेली ऐसी पार्टी थी जिसने कि सचेत रूप से इन चारों चीजों का
नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी ने तो इधर किया है आके। ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस चीज का इस्तेमाल किया उससे उसको जो है नरेंद्र मोदी ने इस्तेमाल करके कांग्रेस पार्टी को खदेड़ दिया पॉलिटिक्स से। कौन नहीं जानता नीरज, सब लोग जानते हैं। लॉबी ग्रुप के तौर पर जो सबसे प्रभावशाली ग्रुप डेवलप किया, जिससे कहा कि एक्सपोजर सामने आया, जिसके दर्जनों कैसेट सामने अवेलेबल हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सरकार किसकी थी? लॉबी समूह राजनीति को प्रभावित करते हैं, तय करते हैं कौन मंत्री होगा, कौन मंत्री नहीं होगा, किसे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, किसे बाहर कहां से सामान खरीदा जाए, कौन सा माल खरीदा जाए, किस कंपनी से खरीदा जाए। विदेश नीति में भी लॉबी ग्रुपों की मदद ली गई और ठेके दिए गए। और यह सिलसिला शुरू हुआ मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम पे। कांग्रेस पहली पार्टी थी जिसने बहुत ही इफेक्टिवली प्रचार समूह बना के काम करना शुरू किया। कांग्रेस पार्टी के पैरोल पर अखबार भी होते थे, टेलीविजन भी होते थे और इंडिविजुअल्स लोग भी होते थे। अब लोग ये ना कहें कि नहीं कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल दूध की धुली थी, वो प्रचार नहीं करती थी और सब आकाश से ऐसे ही वोट गिरते थे, ये गलतफहमी है। बाकायदा हिदायत थी मीडिया के लिए कि प्रधानमंत्री के अलावा, यानी मनमोहन पर लिख सकते हैं लेकिन मनमोहन सिंह पर नहीं लिख सकते। लंबे समय तक मीडिया ने इस पॉलिसी बंद करके इसका पालन किया। हां, तरीका थोड़ा सा सोबर था। तो ये जो 4 लेयर जो न्यू लिबरलाइजेशन के दौर में कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन के निकलकर आए, इनका सबसे पहले प्रयोग, संगठित प्रयोग कांग्रेस ने शुरू किया। फर्क यह था, कांग्रेस सालों साल प्रचार समूह के जरिए काम नहीं करती थी। वो इलेक्शन के टाइम पे प्रचार समूह होते थे, इलेक्शन प्रोपेगेंडा करते थे, उसके साथ में नरेंद्र मोदी ने उन प्रचार समूहों को स्थायी तौर पर बनाए रखा और वे कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ इलेक्शन तक ही मीडिया के साथ में डील नहीं किया। कांग्रेस ने मीडिया के साथ में डील किया, वो इलेक्शन तक था, इलेक्शन के बाद का डील नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी की विशेषता यह है कि नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद तमाम जो मीडिया एस्टेब्लिशमेंट हैं, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो अखबार हो, यूनिफॉर्मली पूरे साल का ठेका। सो जाहिर है कि ये जो मॉडल है जिसमें कि आप स्पेस परचेज करते हैं, जो जितना स्पेस परचेज कर लेगा वो उतना ही सुखी रहेगा, समृद्ध रहेगा, उतना ही उसके विचारों का असर होगा। तो नई जो दुनिया आई, नई दुनिया ने में स्पेस और स्पेस पर कब्जा बहुत महत्वपूर्ण पहलू था। कांग्रेस ने सिर्फ इलेक्शन तक स्पेस को कब्जा में रखने की कोशिश, 2014 के इलेक्शन तक यह फिनोमिना रहा। तक कांग्रेस इस बात के पक्ष में नहीं थी और इस बात को रियलाइज नहीं कर पाई कि साइबर स्पेस को, साइबर जगत को, यानी साइबर रेवोल्यूशन किया राजीव गांधी ने, लेकिन साइबर स्पेस का प्रोपेगेंडा के लिए सबसे इफेक्टिव इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी ने। सैम पित्रोदा कांग्रेस के सलाहकार थे, आज भी हैं, लेकिन वे साइबर स्पेस की प्रोपेगेंडा में ताकत और भूमिका को समझने में असमर्थ रहे।
क्योंकि वे ये सोचने के लिए तैयार ही नहीं थे कि कोई पार्टी ऐसी भी आ सकती है जो पूरे साल का ठेका उठा सकती है। नरेंद्र मोदी ने जिस दिन नेशनल पॉलिटिक्स में पैर रखा उसके पहले जो ब्लूप्रिंट तैयार किया, उस ब्लूप्रिंट में वे सारे एलिमेंट थे जो कांग्रेस के प्रोपेगेंडा में एलिमेंट थे। फर्क सिर्फ एक था। वो फर्क क्या था? वो फर्क यह था कि अब सिर्फ इलेक्शन के समय प्रोपेगेंडा नहीं होगा, बल्कि पूरे साल प्रोपेगेंडा होगा। और यह चीज वही महत्वपूर्ण चीज थी जिसने कि नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के खिलाफ बढ़ा दिल। अब कांग्रेस के लोग रियलाइज, जब 19 का हार गए, अब वे रियलाइज कर रहे हैं, अब उनको लगता है कि नहीं, साइबर स्पेस में उनके साइबर सेल होने चाहिए, उनके प्रोपेगेंडिस्ट होने चाहिए, वगैरह वगैरह। मेरी व्यक्तिगत धारणा यह है कि किसी भी पार्टी के साइबर सेल नहीं होने चाहिए प्रोपेगेंडा के। ये जो प्रचार समूह है, साइबर प्रचार समूह, वो जिस पार्टी के भी हो, वो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो या आरएसएस हो, ये साइबर समूह समग्रता में अपने प्रचार के जरिए लोकतंत्र का नुकसान करते हैं। और वे लोग ज्यादा नुकसान करते हैं जो बढ़त बनाए हुए हैं या जिनका वर्चस्व है साइबर जगत में। जाहिर है कि प्रचार में दो ही लोगों का हिसाब किताब सबसे नंबर 1 कांग्रेस, नंबर 2 बाकी सब टुइयां हैं, उनकी कोई महत्वपूर्ण स्थिति नहीं है। तो अगर डेमोक्रेसी को समृद्ध बनाना है, क्यों मैं इसको कह रहा हूं कि यह बहुत खतरनाक है। अभी आपने 2-3 दिन पहले की एक खबर पढ़ी होगी, 4 दिन हो गए इस बात को। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान, यानी अब ये सोचिए मतलब स्थितियां कहां तक बदतर हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान जो अटॉर्नी जनरल है तुषार मेहता ने एक व्हाट्सएप मैसेज, किसी पत्रकार का व्हाट्सएप मैसेज पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियल आर्गुमेंट में उस शामिल कर लिया और उसे अपनी प्रोसीडिंग का हिस्सा बना लिया। तो ये तो अपने आप में बड़ी भयानक चीज है। जिस में कपिल सिब्बल मौजूद थे, कपिल सिब्बल ने इसका विरोध नहीं किया। की कोशिश नहीं की कि जिसका ये व्हाट्सएप मैसेज है वो रियल भी है या अनरियल है या फेक है। तो ये जो साइबर कम्युनिकेशन है, इस साइबर और ये जो विशेष तौर पर दलीय जो साइबर कम्युनिकेशन है, जो व्हाट्सएप से लेके और इंटरनेट तक, मैसेंजर तक, सब जगह फैला हुआ है, इसकी ब्यूटी यह है कि अब इससे सिर्फ साधारण नागरिक ही प्रभावित नहीं हो रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल, कपिल सिब्बल जैसे लोग, 3-3 जजों की बेंच, कम से कम 5 लोग तो बड़े ब्रिलियंट और बड़े दिमाग के लोग हैं। साधारण कानूनी, मैं ज्यादा कानून नहीं जानता, लेकिन साधारण सी बात जानता हूं कि अगर कोई चीज एविडेंस के तौर पर पेश की जाती है तो उसको पहले फिजिकल वेरिफिकेशन उसका बहुत जरूरी होता है। लेकिन जो व्हाट्सएप मैसेज पेश किया के पक्ष में, हिमायत में, प्रामाणिकता की जांच किए बिना उसे हिस्सा बना लिया। मैं एक बाहरी ऑब्जर्वर के नाते यह कह सकता हूं कि वो व्हाट्सएप मैसेज फेक होगा,
डेफिनेटली फेक होगा। व्हाट्सएप मैसेज से भी ज्यादा कि तुषार मेहता जैसे सीनियर मोस्ट, सिब्बल जैसे सीनियर मोस्ट लॉयर, सुप्रीम कोर्ट के जज, जो कि कानून की तमाम किस्म की गवाही के प्रमाण के तमाम किस्म के पेचीदा जटिल रूपों को जानते हैं, नियमों को जानते हैं, वे सबकी अनदेखी करके एक फेक मैसेज को प्रामाणिक मैसेज के तौर पर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और यह मेरे लिए सबसे चिंता की चीज है। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये साइबर नहीं होने चाहिए। ये सारे के सारे साइबर सेल डिसॉल्व किए जाना चाहिए और इन पर बैन लगाया जाना चाहिए। मैं इसके तर्क वितर्क में नहीं जाना चाहता कि कौन झूठ ज्यादा बोलता है, कौन सच ज्यादा बोलता है। जाहिर है कि बीजेपी के लोग झूठ सबसे ज्यादा बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, हम लोग सब जानते हैं। मैं साधारण आदमी हूं और मुझे अगर कोई मेरा हिरासमेंट करना चाहे तो मुझे तो बहुत सहेज के बोलना पड़ता है। मेरे पास तो कोई मदद के लिए नहीं है। अगर मेरे खिलाफ में कल कोई एफआईआर कर दे, कोई मुकदमा कर दे, तो मुझे अपनी गांठ से लड़ना पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए। मेरी कोई मदद के लिए नहीं आएगा, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं। दूसरा एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं मैं, जिससे कि आप इस जो साइबर सेल है उनके द्वारा जो प्रचारित जो प्रोपेगेंडा है, जो प्रचार सामग्री है, उसके इंपैक्ट को आप समझ सकते हैं। तरीका क्या है, तरीका क्या है, इन जो प्रचारक समूह हैं जो काम करते हैं, इनका तरीका क्या है। पहले ये जो प्रचार समूह में लगे हुए लोग हैं, अब चूंकि अभी सरकार बीजेपी की है और बीजेपी के जो प्रचारक हैं, मैं नाम नहीं जानता किसी का, मुझे नहीं मालूम कि कौन एक्चुअल में क्या, लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी कि ये जो प्रचार समूह है का, उस प्रचार समूह का स्ट्रक्चर देखिए आप। मैं जिस उदाहरण की बात कर रहा हूं उस उदाहरण पर बाद में आऊंगा मैं। बीजेपी का प्रचार समूह का एक सेंटर तो गुड़गांव है। एक कंपनी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, एक कंपनी जिसकी की सालाना इनकम सिर्फ 1 लाख रुपया थी 2014 में, और 2014 के इलेक्शन में प्रचार के बाद उसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि उसके खाते में 150 करोड़ रुपया आ गए, और 2019 तक जाते जाते उस कंपनी के खाते में कई हजार करोड़ रुपया आ गए। गुजरात की वह एक कंपनी जो गुड़गांव में 9 मंजिल की बिल्डिंग है, जिसमें से 4 या 5 मंजिल पूरे के पूरे उसके लोग रहते हैं, जिसमें करीब जैसा कि आरएसएस के सूत्र बताते हैं कि उसमें तकरीबन 400 साढ़े 400 यंग लड़के लड़कियां काम करते हैं। दूसरा जो ग्रुप है वो बीजेपी के हेडक्वार्टर से ऑपरेट करता है, उसमें कई सौ लड़के लड़कियां काम करते हैं, और इसी तरह के ग्रुप विभिन्न राज्यों में बनाए हुए हैं। और इन ग्रुपों के साथ में जो लोग हैं, जो कोऑर्डिनेशन में हैं, जो विचार का काम करते हैं, ताकत अगर मुझसे आप पूछें तो प्रचारक ग्रुप हैं, जो साइबर प्रचारक हैं, ये साइबर प्रचारक किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर या प्रधानमंत्री से भी ज्यादा ताकतवर हैं। कल कौन सा विषय चर्चा के केंद्र में होगा यह प्रधानमंत्री को भी नहीं पता होता, किसी कैबिनेट मिनिस्टर को भी नहीं पता होता कि कल क्या होगा, दिन में क्या घट रहा है, जबकि सारी लाइन खुली है, फोन खुले हैं, सारे कनेक्शंस खुले हैं, मंत्री जगा हुआ है, प्रधानमंत्री जगा हुआ है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि नीचे क्या घट रहा है। क्योंकि जो प्रचार समूह के जो इंचार्ज होते हैं
जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जिनको आइडिया बनता है, वो आइडिया बनाते हैं और उसका पूरा प्रोसेस परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब आप सोचिए, सिर्फ यहां से सोचिए आप कि वो कैसे परिभाषित करते हैं और कैसे ले जाते हैं। अब उस उदाहरण की कल्पना कीजिए, जो घटना घटी है अभी कुछ दिन पहले केरला में, एक हथनी के अंदर तथाकथित पेट में बारूद मिलना। सोचिए आप कि कौन ऐसी ताकतवर एजेंसी है, कौन ऐसा सूचना केंद्र है जो यह सूचना देता है कि ये जो हथनी है, जो विस्फोट से, अनन्नास में विस्फोट भरा हुआ था, उसे खाके वो अधमरी हो गई और फिर बाद में मर गई। और यह घटना कहां हुई? बतर्च उस सूचना समूह के, यह घटना मल्लपुरम में हुई। और यह चीज मेनका गांधी, जावड़ेकर जी, जो मंत्री हैं वो बोल रहे हैं, एमपी हैं वो बोल रहे हैं, बीजेपी हैं वो बोल रहे हैं, मीडिया के सारे समूह बोल रहे हैं, इंक्लूडिंग एनडीटीवी भी वही बोल रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो साइबर सेल है, ये साइबर सेल से जो सूचनाएं निकलती हैं, वो सूचनाएं सिर्फ बीजेपी के मेंबरों तक नहीं जाती। वे सूचनाएं सत्ता से लेकर मीडिया तक, वे सूचनाएं सत्ता से लेकर निचले स्तर तक, एक साधारण नागरिक तक, वे सूचनाएं संप्रसारित होती हैं। यूनिफॉर्मली सारे लोग उन सूचनाओं को सच मान के ग्रहण करते हैं। और जिस लेडी पत्रकार ने उस केरला की घटना पर लिखा, उसने भी लिखा कि मल्लपुरम में घटना हुई। अब सोचिए आप कि मल्लपुरम में जो घटना हुई, उस मल्लपुरम की घटना को पत्रकार भी लिख रहा है, मंत्री भी कह रहा है, केंद्र के दो मंत्री कह रहे हैं, बाकायदा ऑफिशियल ट्विटर पर अपना मैसेज भी दे रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, एनडीटीवी, तमाम चैनल इस बात प्रसारित कर रहे हैं। किस पर विश्वास करेंगे आप? आपके पास में विश्वास करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सारे अखबार, सारे चैनल्स, ऑफिशियल लोग सब यही बात कह रहे हैं कि मल्लपुरम में घटना हुई। जबकि वास्तविकता यह है कि मल्लपुरम में वो घटना हुई नहीं थी, वह घटना हुई पलक्कड़ में। और जब यह घटना का स्थान ही नहीं मालूम, तो सारी की सारी घटना फेक होगी, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। पहले होता यह था, घटना कहीं होती थी तो रिपोर्टर घटना स्थल पर जाता था, तथ्य इकट्ठी करता था और तथ्य इकट्ठे करके जनता को लेकिन अभी तो स्थिति है कि जिस रिपोर्टर ने यह घटना लिखी, वह रिपोर्टर घटना स्थल पर गई नहीं। उसने बिना उस घटना स्थल पर गए वह रिपोर्ट लिखी, इसीलिए उससे यह भूल हुई कि यह घटना मल्लपुरम में हुई या पलक्कड़ में हुई, वह जानती ही नहीं थी। सारा देश आंदोलित है इस पर। सारे जिम्मेदार लोग कैंपेन कर रहे हैं इस पर, सारा मीडिया कैंपेन कर रहा है इस लाइन पर। इसका मतलब यह कि साइबर सेल ने जो मैसेज कम्युनिकेट किया, वो मैसेज बहुत इफेक्टिव था। इसका एक अर्थ यह भी है कि साइबर सेल जो मैसेज देता है वो बहुत प्रभावशाली होते हैं, और जब तक आप उसे दुरुस्त करें तब तक वो असर छोड़कर चले जाते हैं। अब आप निपटते रहिए। मसलन
अब आप यहां से देखिए कि मतलब क्राइसिस कितना सीरियस है ये जो यानी जो हथनी की घटना है वो घटना कहीं से जिस हथनी को पकड़ा गया, जिस हथनी के बारे में कहा गया, उस हथनी के बारे में अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह बताती है कि हथनी ने, और यह घटना कब की है, यह 15 दिन पहले की है। यानी साइबर सेल ने 15 दिन पहले घटी हुई किसी घटना को लेकर एक प्लान करके स्टोरी पहले तैयार की। वो कोई तात्कालिक घटना नहीं थी। उस हथनी को देखने के लिए वो रिपोर्टर घटनास्थल पर गई नहीं, उसने वेरिफिकेशन भी नहीं किया तथ्यों का। उसे मैसेज आया और उसने मैसेज के आधार पर अपनी रिपोर्ट प्लान की और लिख दी। केरल की पुलिस ने बहुत इफेक्टिवली एक्टिव होकर, बिना किसी प्रोपेगेंडा के दबाव में आए, इफेक्टिव होकर खोजबीन शुरू की। खोजबीन शुरू की तो पाया कि वहां 3 आदमी उन्होंने गिरफ्त में लिए और उसमें से तहकीकात की, उसमें से 2 को छोड़ दिया। एक आदमी पकड़ में है उनकी। लेकिन सारे मीडिया ने, इंक्लूडिंग एनडीटीवी, सारे मीडिया ने यह कैंपेन किया कि जो 2 लोग पकड़े गए हैं वे मुसलमान हैं। उनके नाम भी बताए गए। सच यह था कि कोई मुसलमान पकड़ा ही नहीं गया। अब आप सोचिए, टेलीविजन के सारे चैनल्स, सारे प्रमुख अखबार, दल के नेता और उनके कार्यकर्ता, उनके तमाम साइबर लठैत जो एजुकेटेड लोग हैं, वो के दिमाग बंद करके जो उनको वो कट पेस्ट करके डाले जा रहे हैं। और ये परंपरा कट पेस्ट करके डालने की, यानी जो साइबर सेल से जो मैसेज आता है उसे कट पेस्ट करके डालने की परंपरा मेनका गांधी से लेके, कैबिनेट मिनिस्टर से लेके, जावड़ेकर साहब से लेके नीचे तक फैली हुई है। कोई हथनी अगर बीमार पड़ी तो इसकी सबसे पहले रिपोर्ट कौन करेगा? कोई फॉरेस्ट ऑफिसर करेगा, जो हथनी का मालिक होगा वो करेगा। हथनी के मालिक ने रिपोर्ट नहीं की, सबसे पहले रिपोर्ट की साइबर सेल के न्यूज सेल ने। उसने पहले खबर पकाई। का यह टिपिकल सीआईए से एडॉप्ट किया गया पैटर्न है। सीआईए के जो प्रचार समूह हैं वो कोल्ड वॉर के दौर में अपने एनिमी के खिलाफ इसी तरह का प्रचार करते थे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं उसका, जिससे कि आप बात समझ सकें। सीआईए के पैटर्न का तरीका क्या है? सीआईए के पैटर्न का तरीका, जब एक बार आदेश हो जाता है तो उसके बाद में वो नीचे कैरी आउट होता है। नामीबिया में जब लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन रेवोल्यूशन के जरिए सत्ता में आए तो वहां पर नामीबिया में, बहुत पिछड़ा हुआ देश अफ्रीका का वो, तो वहां उनकी मदद के लिए फिडेल कास्ट्रो ने 2000 के करीब डॉक्टर भेजे थे। और वो डॉक्टर इसलिए भेजे थे कि चिकित्सा के लिए डॉक्टर नहीं थे, और वे डॉक्टर चिकित्सा कर रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे। और वो काफी दिन हो गए थे, उन्हें 10-12 महीने से ज्यादा समय हो गया क्यूबा में रहते हुए। तो सीआईए को यह बात पसंद नहीं आई। तो सीआईए के उस जमाने में जो डायरेक्टर थे, उन्होंने लोकल जो अफ्रीका के इंचार्ज थे और के इंचार्ज से सीआईए को उनको बुलाया और उनके साथ
और पूछा उनसे कि आप लोग कर क्या रहे हैं। ये क्यूबा के डॉक्टर यहां पिछले 10-12 महीने से कैसे पड़े हुए हैं नामीबिया में, ये अब तक निकाले क्यों नहीं गए। मुझे कल सुबह तक ब्लूप्रिंट चाहिए कि ये कैसे भगाए जाएंगे यहां से। सारे जो मातहत अफसर थे वो ओके कह के चले गए और दूसरे दिन आए, मीटिंग हुई साहब, मीटिंग हुई और मीटिंग में एक ब्लूप्रिंट रखा गया और ब्लूप्रिंट के हिसाब से पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में अगले 1 महीने तक इतना सघन प्रचार क्यूबा के डॉक्टरों के खिलाफ चलाया गया और उसकी एक ही थीम थी, क्यूबा के डॉक्टर ने फलां मोहल्ले में रेप किया, फलां मरीज के साथ रेप किया, फलां थाने में उसके खिलाफ FIR हुई है, फलां जगह गिरफ्तार करके बंद किया गया है, फलां शहर में फलां कोर्ट में उसके खिलाफ केस चल रहा है। और ये एक सीरीज ऑफ स्टोरीज अफ्रीका के सभी अखबार, टेलीविजन, रेडियो सब में एकदम मासिव कवरेज के तौर पर, और पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में क्यूबा के डॉक्टरों को बलात्कारी बना के पेश किया। सिर्फ 1 महीना लगा। और जब इतना हैवी प्रोपेगेंडा हुआ तो बाकायदा क्यूबा ने हस्तक्षेप किया और क्यूबा ने यूएनओ से मांग की कि एक्सपर्ट भेजे जाएं और जांच कराई जाए, ये सारी रिपोर्ट्स की जांच कराई जाए, जो जो मीडिया में छपा है सबकी जांच कराई जाए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि यूएनओ की बाकायदा एक्सपर्ट की टीम गई, जिसमें मीडिया के लोग भी थे, उसमें लीगल लोग भी थे, और उस टीम ने जांच करके पाया कि सारी की सारी खबर एग्जिस्ट नहीं करती। ये जो मॉडल है जो बीजेपी साइबर सेल ने अडॉप्ट किया है, ये मॉडल साधारण मॉडल नहीं है, बल्कि ये मॉडल वह है जो कि CIA और उसके प्रचार समूह एडॉप्ट करते रहे विभिन्न देशों के संदर्भ में। फर्क इतना है कि CIA के जो प्रचार समूह जो मॉडल एडॉप्ट करते रहे, उसमें उनके टारगेट पर सरकार को अपदस्थ करना रहता था, इलेक्टेड गवर्नमेंट को अपदस्थ करना रहता था, और एक पॉपेट गवर्नमेंट, एक कठपुतली सरकार जो अमेरिका के इशारे पर चले, उसका निर्माण करना उनका लक्ष्य होता था। भारत में जो बीजेपी ने जो मॉडल चुना, उस मॉडल की ब्यूटी है कि उसमें सरकार हथियाना है और विपक्ष को टॉपल करना है, और इसके लिए मेथड एक ही है, मेथड एक ही है, झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ। तरीका क्या है? तरीका क्या है? तरीका यह है कि जैसा कि मैंने अभी एक उदाहरण आपको हथनी का दिया कि कैसे हथनी को लेकर को कन्विंस कर दिया गया, पूरे प्रशासन को कन्विंस कर दिया गया। तो अगर मुझसे पूछें तो ये जो बीजेपी के जो प्रचारक हैं, ये प्रचारक तो प्रधानमंत्री से भी बड़े ताकतवर हैं। प्रधानमंत्री के पास में इतनी ताकत नहीं है। प्रधानमंत्री के वक्तव्य को नीचे इंप्लीमेंट होने में प्रधानमंत्री की जान निकल जाती है, लेकिन एक प्रचारक के द्वारा फैलाई गई खबरें वो सारे की सारी जनता में, करोड़ों करोड़ लोगों के बीच में विश्वास के तौर पर ग्रहण की जाती हैं और इंप्लीमेंट की जाती हैं। तो अगर आप मुझसे पूछें तो प्रचारक जो है वो अदृश्य सरकार है और अदृश्य सत्ता है, ये साधारण लोग नहीं है। इनकी ताकत किसी भी मंत्री और प्रधानमंत्री से भी ज्यादा इनके पास ताकत है। इन्हें कम करके नहीं देखना चाहिए। प्रधानमंत्री को तो एक बार जवाबदेही भी देनी होगी पार्लियामेंट में, जनता के बीच में जाके, लेकिन प्रचारकों को तो कोई जवाबदेही नहीं है, उनकी किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है। आप एक फेक व्हाट्सएप मैसेज करके तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल के आर्गुमेंट का हिस्सा बना दिया, उसे सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में दर्ज करा दिया। आप उनकी ताकत देखिए। जो काम प्रधानमंत्री नहीं कर सकते थे वो एक व्हाट्सएप मैसेज ने, एक प्रचारक ने करके दिखा दिया।
और ऐसी एक नहीं, सैकड़ों वेबसाइट, लाखों व्हाट्सएप ग्रुप और करोड़ों उनके कंज्यूमर या यूजर जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो करते कैसे हैं, उनकी स्टाइल क्या है काम करने की, उसे जरा थोड़ा सा हम देखें, समझने की कोशिश करें। मसलन स्टाइल यह है कि पहले इश्यू तय करो, और उसे देखो कि वो परिस्थिति उसके अनुरूप है कि नहीं। अगर परिस्थिति अनुरूप नहीं है तो पहले परिस्थिति बनाओ, फिर मुद्दा फेंको। परिस्थिति बना के पहले जनता की मनोदशा तैयार करो। सब लोग जानते हैं कि केरल को लेकर एक मनोदशा बनी हुई थी कि केरल ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ते हुए बहुत महत्वपूर्ण और शालीन काम किया है, शानदार काम किया है। रेफरेंस पॉइंट लोगों के दिमाग में था, बनी हुई थी। केरल के बारे में कोई भी खबर दो, लोग तत्काल गटक लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। वो हथनी की खबर खोज के लाई गई। उस हथनी की खबर को खोज के लाया गया इसलिए क्योंकि वो हथनी के मुंह में घाव हैं, और वो घाव कैसे हैं ये कोई नहीं जानता। किसी ने उसे अनानास में बारूद मिला के खिलाया नहीं है, लेकिन सारे देश को कन्विंस कर दिया कि केरल में ये इनह्यूमन एक्टिविटीज है। सारे देश को कन्विंस कर दिया कि केरल में इस हथनी को बारूद खिलाने वाले 2 मुसलमान थे, और वे मल्लपुरम से आते थे क्योंकि मल्लपुरम में अधिकतर आबादी मुसलमानों की है। यानी पहले परिस्थिति और फिर मुद्दे को फेंको। और जहां जैसे केरल का मैंने कहा कि रेफरेंस बना हुआ था लोगों के जहन में, केरल एक विषय अभी भी बना हुआ है। सबसे जो शानदार चीज जो मुझे लगती है वो ये, केरल के मुख्यमंत्री ने और केरल के वन मंत्री ने बिना किसी प्रेशर में आए और बिना किसी दबाव में आए, किसी प्रोपेगेंडा के दबाव में आए, अब तक काम किया है, क्योंकि बहुत शानदार चीज है, सीखने लायक चीज है। उन्होंने जवाब नहीं दिया कि मेनका गांधी ने क्या कहा, उन्होंने यह भी जवाब नहीं दिया कि जावड़ेकर ने क्या कहा, उन्होंने यह भी जवाब नहीं दिया कि मीडिया ने क्या लिखा। उन्होंने सीधे जांच कराई, और जांच करा के जो भी जरूरी है उस पर कदम उठाए। और जांच से पहली चीज साबित हुई, जो निकल के आई पोस्टमार्टम, वो चीज निकल के आई। किसकी बात मानी जाएगी? सच कहां मिलेगा? साइबर सेल में मिलेगा या रियलिटी के पास जाएंगे तब मिलेगा? साइबर सेल की खबरों में सच नहीं होता। सच जानने के लिए यथार्थ के पास जाना होगा, यथार्थ को जानना होगा, यथार्थ से जुड़े हुए व्यक्तियों की बात को आधिकारिक तौर पर मान के स्वीकार करना होगा। साइबर सेल के प्रोपेगेंडा ने एक मनोदशा कि हम जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, सच के अलावा कुछ नहीं कह रहे। वास्तविकता यह है कि अब एक तरफ साइबर सेल है, और एक साइबर सेल हो तो आप निपट लें। हर राज्य में साइबर सेल है। केंद्र सरकार का प्रोपेगेंडा सिस्टम भी अब साइबर सेल से ही प्रभावित होता है और संचालित होता है। कोई फर्क नहीं है केंद्र के दृष्टिकोण में और साइबर सेल के दृष्टिकोण में, कोई फर्क नहीं है। इसलिए मेरी नजर में साइबर सेल के लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, वे सरकार से भी ज्यादा ताकतवर हैं। एक मंत्री को नहीं मालूम कि उसके मंत्रालय में क्या हो रहा है, लेकिन साइबर सेल को मालूम है उसके मंत्रालय में क्या होने वाला है।
हमारे यहां पर्यावरण मंत्री को नहीं मालूम था, जावड़ेकर साहब को नहीं मालूम था कि केरल में क्या हुआ है। 15 दिन पहले उस हथनी के मुंह में घाव हुए थे, लेकिन पर्यावरण मंत्री को नहीं मालूम था। उसे पता तब चला जब साइबर सेल ने वो न्यूज स्प्रेड की। पहली चीज जिसे मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं कि साइबर सेल के लोग अदृश्य सरकार होते हैं और सरकार से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। इन्हें कम करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इनकी प्रति अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। और ये जब कोई मैसेज कम्युनिकेट करते हैं तो मैसेज विभिन्न लेयर तक जाता है। सब लोग हैं, लेकिन एक कॉमन चीज है। वो कॉमन चीज क्या है कि उनके मैसेज को ले जाने वाला जो कैरियर है वो क्या है। दो ही चीज है ना, एक तो है शिक्षा और एक है मोबाइल। पहले ये माना जाता था कि जो एजुकेटेड लोग हैं वे एजुकेटेड लोग ज्यादा अक्लमंद होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। लेकिन वास्तविकता इसकी पुष्टि नहीं करती। जो जीवनानुभव हैं वे इसकी पुष्टि नहीं करते। वे कुछ और चीज बताते हैं। जिसे हम लोग लिटरेसी कहते हैं, साक्षरता कहते हैं, क्योंकि साक्षरता के बिना आप मैसेज पढ़ेंगे नहीं और कम्युनिकेट भी नहीं करेंगे, लिख भी नहीं सकते, नकल भी नहीं कर सकते। तो साक्षरता बहुत जरूरी है, शिक्षित आदमी का होना बहुत जरूरी है। तो जो शिक्षित समाज, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, वह शिक्षित समाज क्या विवेकवान समाज भी है। शिक्षित होना और विवेकवान होना दोनों में फर्क है। तो स्थिति इतनी बदतर है कि तुषार मेहता और कपिल सिब्बल और सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे लोग जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं, वो लोग इस छल कपटपूर्ण जो कम्युनिकेशन है इससे प्रभावित हो जाते हैं और उसे प्रमाण मान लेते हैं। इसलिए ये कि क्या के दिमाग का मैनिपुलेशन संभव है? जी, शिक्षित लोगों के दिमाग का मैनिपुलेशन संभव है। और ये डेमोक्रेसी की एक विशेषता है। डेमोक्रेसी चलती ही इस मैनिपुलेशन पर है। अकेले मैं बीजेपी को दोष नहीं देने को तैयार। बीजेपी की सिर्फ मुसीबत यह है कि अभी वो सरकार में भी है, वो एग्रेसिव कैंपेन भी कर रहे हैं और वो धाधड़ झूठी खबरें भी प्रसारित कर रहे हैं और बहुत एग्रेसिवली और बहुत नेकेडली ये काम कर रहे हैं। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं उनके बीच में विभिन्न किस्म का प्रोपेगेंडा, मैनिपुलेशन का काम करता है। और उन्हें फेक इंफॉर्मेशन से लेस करता है। और ये वे लोग करते हैं जो अदृश्य हैं। मसलन अगर आप तुषार मेहता से पूछें कि वह जो व्हाट्सएप मैसेज जो आपने कोर्ट में दिखाया, उस व्हाट्सएप मैसेज को किसने भेजा और वो पत्रकार कौन है, इसे आइडेंटिफाई करो। तुषार मेहता सारी जिंदगी मेहनत करके मर जाएंगे, उस पत्रकार को खोज नहीं पाएंगे। सीबीआई सारी जिंदगी खोज करके मर जाएगी, वह उस पत्रकार को खोज नहीं पाएगी। जिस डेमोक्रेसी की हम पूजा करते हैं, जिस डेमोक्रेसी में हम लोग रहते हैं, उस डेमोक्रेसी में मैनिपुलेशन, डिस्टॉर्शंस और
दिमागों का दुरुपयोग, और खासतौर पर बुद्धिमान के दिमाग का दुरुपयोग, यह एक सामान्य लक्षण है इसके। इसलिए जब डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी हम लोग चिल्लाते हैं ना, लोकतंत्र 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 महान, तो हम लोकतंत्र चीज भूल जाते हैं कि लोकतंत्र जितना महान है उससे ज्यादा महान है उसका मैनिपुलेशन। और हमने क्या किया है कि हमने मैनिपुलेशन के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। कौन नहीं जानता इराक युद्ध के बारे में? इराक युद्ध के बारे में सबसे अधिक सारी दुनिया में मीडिया ने झूठ बोला, और मीडिया ने कन्विंस कर दिया सारी दुनिया को कि, और सद्दाम हुसैन के पास में जनसंहारक अस्त्र हैं। सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पास कर दिया, यूएनओ ने प्रस्ताव पास कर दिया, नाटो की सेनाओं ने चढ़ाई कर दी, सारे मीडिया के बड़े घरानों ने अपने कॉलम, टेलीविजन चैनल सब में अबाधित प्रचार किया, और शेष तक वो जनसंहारक आज तक नहीं मिले। सारी दुनिया कन्विंस करके रख दी उन लोगों ने। तो ये जो प्रचारक होते हैं ना, ये प्रोपेगेंडा होता है, इसकी ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। जो अदृश्य प्रचारक होते हैं ये सरकार से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। इनसे लड़ने की विधि वह नहीं है जो हम लोग अपना रहे हैं। आप इन्हें इंटरनेट पर नहीं पछाड़ सकते, आप इन्हें फेसबुक, यूट्यूब पछाड़ सकते। आप लाख कोशिश कीजिए, आप नहीं पछाड़ सकते। नहीं पाए, कहां हराएंगे आप? कहां पिटाई होगी इनकी? इंटरनेट पर, सामाजिक जीवन में, वास्तविक जीवन में। जो बीजेपी के प्रचार समूह हैं उनका प्रत्युत्तर आकाश में। अभी वो कल हुई है ना उनकी साइबर रैली, अमित शाह जी की, जिसमें गया कि वो लाखों लोगों ने उनको सुना। बिहार में सवाल ही नहीं है। बिहार में मुश्किल से अगर 25-30 हजार लोगों ने सुन लिया हो तो सुन लिया हो, सवाल ही नहीं है 50 ज्यादा लोग सुने अमित शाह को। लेकिन वो कई लाख व्यूअरशिप होगी उसकी। मैंने देखा नहीं, अभी मैंने डाटा देखा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो साइबर सेल जो पूरी दुनिया में, पूरे देश में काम कर रहे हैं, विभिन्न नेटवर्क, उनके दर्शकों के जरिए, और एक एक जो साइबर सेल में उसके पास में सैकड़ों अकाउंट हैं, सैकड़ों अकाउंट के जरिए काम करता है। उसके बाद में कई कंप्यूटर हैं, उसके बाद दर्जनों फोन हैं, हजारों अकाउंट मेंटेन करते हैं, और वे एक फेक जनता निर्मित करते हैं। तो आप नरेंद्र मोदी को या अमित शाह को साइबर जगत में तो वे अनचैलेंज लीडर हैं। वो सिर्फ एक जगह पिट सकते हैं, वो है जमीन पर। सोचो जमीन के बारे में। एक और चीज है जो कि मुझे लगता है कि कभी कभी सोचनी चाहिए हम लोगों को, वो ये कि ये जो इस तरह के जो साइबर समूह बनाए गए हैं, प्रचार समूह बनाए गए हैं, इन प्रचार समूह और समाज के संबंध के बारे में सोचा जाना चाहिए। यानी प्रचार समूहों का समाज के साथ क्या रिश्ता है, वो किस तरह का संबंध बना के इस समाज को बनाना चाहते हैं, इस पर सोचा जाना चाहिए। यह सच है कि प्रचार समूह जब मैसेज देते हैं
तो वे सीधे व्यक्तियों तक जाते हैं, इंडिविजुअल्स को मिलते हैं वो मैसेज, और ये इंडिविजुअल्स जो है उनसे प्रभावित होते हैं, वो उनके मैसेज को सर्कुलेट करते हैं। और इस मैसेज की सबसे कमजोर कड़ी या नस क्या है? पहले से उपलब्ध जो सामाजिक चेतना है वह हो, यानी ये जो साइबर समूह में काम करने वाले लोग हैं, इनके पास में एक बहुत बड़ा ह्यूज डाटा है। उस ह्यूज डाटा में आपकी जाति, आपका धर्म, आपकी मनोदशा या आपकी इंटेंशंस, इन तमाम चीजों के बारे में बहुत सारी सूचनाएं फीड की हुई हैं। तो अगर आपकी कमजोरी जो उसमें फीड की हुई है वह उसके अनुसार जब आपको मैसेज भेजते हैं, यानी वो किसी भी जब मसले को हिंदू मुसलमान कर देते हैं या सवर्ण असवर्ण का या दलित ब्राह्मण का मसला बना देते हैं, उसी हिसाब से कम्युनिकेट करते हैं जिससे कि वह उस वर्ग के बीच में जाए। वो चीज जो आपकी सबसे कमजोर नस है उसको वो दबाते हैं और अपने मैसेज को और इस तरीके से वे साइबर समूह या प्रचार समूह और समाज के बीच में एक जटिल रिश्ता पैदा करते हैं। और ये जटिल रिश्ता सबसे मुश्किल काम है ये जो वो करते हैं। मगर दो बड़े मुश्किल काम है, एक तो यह किसी की जेब से पैसा निकालना और एक यह किसी के दिमाग में अपने विचार बिठाना। तो जो विज्ञापन की कला के एक्सपर्ट हैं वे इस बात पर जोर देते हैं कि अच्छा विज्ञापन कौन सा? अच्छा विज्ञापन वह है जो कि ग्राहक की पॉकेट से पैसा हुए प्रचार समूह है उनके लिए सबसे अच्छी बात कौन सी मानी जाती है कि अच्छा प्रचार समूह वह और अच्छा साधारण नागरिक के मन में विचार बिठा दे, वह विचार बिठा दे जो विचार उसके पास नहीं है। तो इन जो प्रचार समूह होते हैं इनकी ताकत तो है कि ये सुबह प्लान करते हैं कि आज दिन भर ये चलेगा, या एक दिन पहले प्लान करते हैं कि आज दिन भर ये चलेगा, और वो बनाते हैं, आइडिया बना के उसके डिटेल्स तैयार करते हैं, उसके रिसर्च तैयार के ऊपर तमाम किस्म की और फीडबैक तैयार करते हैं और उसके बाद में उसे नीचे ले जाते हैं। और इस क्रम में वे जनता के दिमाग को बनाते हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि भारत कभी इतना बड़ा हिंदू देश होगा, लेकिन है। ये भी एक फीलिंग है क्या हर आदमी अपने को हिंदू कहता है। ये बात दूसरी है कि वो संस्कार से, आदत से कहीं से हिंदू नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये फीलिंग तो क्रिएट की इसने। तो लोगों के दिमाग में प्रचार समूह के विचार को बिठाना, उसके इर्द गिर्द गोल बंद करना, उसकी आदत और उसके साधारण दृष्टिकोण का हिस्सा बनाना, यह साधारण काम नहीं है, यह बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो अब आपके सामने दो तरह की लड़ाई है, एक लड़ाई विचार की दुनिया में और दूसरी लड़ाई सामाजिक जीवन में है। आप लाख कोशिश कीजिए किसी भी बीजेपी के व्यक्ति को, आरएसएस के व्यक्ति को या उसके प्रचार से प्रभावित व्यक्ति को समझाने के लिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे और सच्चरित्र व्यक्ति थे। आप तय मान लीजिए आप समझा नहीं सकते, क्योंकि प्रचारकों ने मैसेज दे देके ये कन्विंस कर दिया कि नेहरू चरित्रहीन व्यक्ति था और भयानक अय्याज था। और इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी उनकी? को उन्होंने नेहरू के सम्मित कर दिया और एकदम गलत मैसेज उनके जेहन में बिठा दिया कि नेहरू अय्याज थे, जबकि नेहरू के जीवन की वास्तविकता से इस प्रचार का कोई संबंध नहीं है।
तो आज के दौर में इफेक्टिवली आप उस कैंपेन में न जाएं जो कैंपेन वो करते हैं, बल्कि आप एक नए किस्म के कैंपेन को लॉन्च करें, लोगों के जेहन में उतारने के लिए, बताने के लिए। आप खंडन करते रहिए, वो तो अपना काम कर गुजरे। सो अभी होता क्या है कि जब वो रिएक्ट करते हैं तब हम रिएक्ट करते हैं, उनका जब मैसेज आता है तब हम रिएक्ट करते हैं। नहीं, उनके मैसेज आने के बाद हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हमें कैंपेन दूसरे विषयों पर करना चाहिए। आप आरएसएस की पिच पर, बीजेपी के साइबर सेल की पिच पर जो प्रोपेगेंडा तैयार किया गया, उस पिच पर जाके उनको पछाड़ नहीं सकते, बल्कि यह तो उनके प्रोपेगेंडा का पूरा होना होगा। आप कोशिश कीजिए उस प्रोपेगेंडा के बाहर निकल के नए विषय लॉन्च कीजिए, नए आइडिया लॉन्च कीजिए। बीजेपी को बीजेपी के आइडियोलॉजिकल पिच पर जाके पीटना संभव नहीं है, एकदम संभव नहीं है। एक और चीज है जो कि के संदर्भ में ही है। देखिए, प्रचार अच्छा है या बुरा है, ये कोई कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते। होता है ना, ये हम लोग करते रहते हैं। किसे पॉलिटिकल बेनिफिट मिलता है इससे, कितना पॉलिटिकल बेनिफिट मिलता है। प्रचार अच्छा है और राजनीतिक लाभ नहीं मिल रहा है तो प्रचार बुरा है। यानी उसका अच्छा बुरा होना सारा का सारा परिस्थितियों पर निर्भर है। इसलिए यह कहना कि प्रचार अच्छा होता है या बुरा होता है, यह ठीक नहीं है। एक अन्य चीज और आखिरी चीज इस पूरे पहलू में, ये जो मैंने बात अभी कुछ देर पहले उठाई थी कि ये जो एजुकेशन वाला पहलू, उसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं। ये जो है, जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, शिक्षा क्या करती है? एक बहुत बड़े प्रोपेगेंडा के सिद्धांतकार हुए एडवर्ड वर्नी, जो कि आधुनिक प्रोपेगेंडा के जिसे बड़े सिद्धांतकार हैं। एडवर्ड वर्नी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है जिसे मैं यहां मेंशन करना चाहता हूं। उसने कहा है कि ये जो शिक्षित लोग होते हैं ना, ये रबर स्टैंप की तरह होते हैं, या ये जो शिक्षा जो है, जो आज के आधुनिक समाज में शिक्षा जो है, वो एक तरह से रबर स्टैंप की तरह है। और ये जो रबर स्टैंप की तरह, यानी जो शिक्षित व्यक्ति है, ये विज्ञापन से सीधे प्रभावित होता है, प्रचार से सीधे प्रभावित होता है और रबर स्टैंप की तरह काम करता है। वर्नी कहते हैं कि वह विज्ञापन के नारे, संपादकीय, प्रकाशित सामग्री, डाटा आदि का रबर स्टैंप की तरह अनुकरण करता है और यह व्यक्ति मौलिक सोचने में असमर्थ होता है। कहने का अर्थ यह, वर्नी कहते हैं कि हर शिक्षित व्यक्ति रबर स्टैंप होता है और वह लाखों लोगों में एक डुप्लीकेट होता है। होती है, उनको जो प्रोपेगेंडा मिलता है उसी का भी अनुकरण करने लगते हैं। सो एडवर्ड वर्नी की बात मानी जाए तो हम जो शिक्षित लोग हैं, जो कि अभी राम के भक्त हैं, मोदी के भक्त हैं, मोदी के प्रचारक हैं, वो क्यों हैं? क्योंकि हम रबर स्टैंप हैं, हम नागरिक नहीं हैं, हम मौलिक नहीं। सो बीजेपी का जो प्रचार अभियान है, उस प्रचार अभियान का प्रत्युत्तर कहां से मिलेगा? उसका प्रत्युत्तर मिलेगा लोगों को मौलिक सोचने के लिए मजबूर करें,
मौलिक विषयों पर बोलें और लिखें। शिक्षितों में मौलिक सोचने की आदत नहीं होती, उनमें अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, उनमें डुप्लीकेट होकर जीने की प्रवृत्ति होती है। और यही वह चीज है जो कि बीजेपी के इस प्रचार समूह को, जिसे हम लोग वगैरह वगैरह, उसने व्यापक सामाजिक जनाधार दिया है। इसके सामाजिक जनाधार में वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें हम लोग लुम्पेन कहते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में यह अनुरोध किया था कि हमें कि जितने भी ये जो प्रोपेगेंडा के जो प्रचार समूह बने हुए हैं, साइबर सेल बने हुए हैं, आईटी सेल बने हुए हैं डिफरेंट पार्टीज के, ये सारे डिसॉल्व किए जाने चाहिए, भंग किए जाने चाहिए। ये नहीं होने चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। लोकतंत्र इससे क्षतिग्रस्त होता है। जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं आईटी तो ठीक है, उनका गलत है, नहीं भाई, वो आईटी सेल किसी का भी होगा, वो वही तर्क से काम करेगा। और जो नई जो मुसीबत है जो इस तरह के प्रचार समूहों के साथ आई है, वो है एक सिरे से फेक न्यूज का अबाधित निरंतर उत्पादन और पुनरुत्पादन और प्रसार। फेक न्यूज का इतने बड़े स्केल पर प्रचार प्रसार पहले कभी नहीं था। फेक न्यूज पर इतना गहरा विश्वास पहले कभी नहीं था जो अब है। तो इसने एक नई मीडिया परंपरा का निर्माण किया है, और वह है फेक न्यूज की परंपरा। एक है न्यूज की परंपरा और एक है फेक न्यूज की परंपरा। सो आईटी सेल के आने के बाद, कांग्रेस का आईटी सेल था लेकिन फेक न्यूज नहीं होती थी वहां। कांग्रेस अपना प्रचार करती थी लेकिन फेक न्यूज का प्रचार नहीं करती थी। लेकिन बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। उसने शुरुआत ही यहीं से की कि फेक न्यूज का अधिक से अधिक उत्पादन, पुनरुत्पादन जाए। और यह बहुत बड़ा फर्क है। इसने लोकतंत्र को, लोकतंत्र की सभी संरचनाओं को, लोकतंत्र में काम करने वाले लोगों को, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो पुलिस के लोग हो, चाहे वो सेना के लोग हो, उन सब लोगों को बहुत गहरे प्रभावित किया है। एक उदाहरण दूंगा मैं खाली। ये एक फेक न्यूज है कि जेएनयू एंटी नेशनल है। ये एक फेक न्यूज है कि जेएनयू एंटी नेशनल का डेरा है। ये एक फेक न्यूज है कि जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग का केंद्र है, या जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये फेक न्यूज है। लेकिन इस फेक न्यूज के प्रचार देश में मध्य वर्ग के लोगों में, खासतौर पर शिक्षितों में, खासतौर पर जेएनयू की एक राष्ट्र विरोधी इमेज जेएन में बिठा दी है, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। फेक न्यूज की ताकत यह है कि जो सच है उसे वो झूठ में बदल सकता है, और झूठ को वो सच के तौर पर आपके जेएन में उतार सकता है, और आप फिर झूठ को ही सच मानने लगते हैं। और ये सबसे खतरनाक जगह है उनके प्रचार की, कि हमारे तमाम किस्म के संस्थान, और खासतौर पर वे संस्थान जिनका के राष्ट्रीय संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है, उस संस्थानों में से एक है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। उस विश्वविद्यालय को उन्होंने राष्ट्र विरोधी विश्वविद्यालय घोषित कर दिया है, जो गलत है। तो मुझे एडवर्ड बर्नी की वो बात सही लगी कि जो शिक्षित लोग होते हैं वो रबर स्टैंप की तरह होते हैं, मौलिक सोचने में असमर्थ होते हैं,
वे डुप्लीकेट में एक डुप्लीकेट की तरह जीना पसंद करते हैं, और यही वे लोग हैं जो सेल के सबसे बड़े मैसेंजर हैं। इसके खिलाफ लड़ने के लिए जरूरी है आप मौलिक विषय पर लिखें, मौलिक बातें सोचें, और अधिक से अधिक मौलिक सोचने के लिए विवश करें। और यही वह जगह है जहां से कि लोकतंत्र अपनी नई ऊर्जा ग्रहण करेगा। अन्यथा तो डुप्लीकेटों में एक डुप्लीकेट की तरह आप रहिए, रबर स्टैंप की तरह रहिए, इसके रबर स्टैंप या उसके रबर स्टैंप। जी नहीं, हमें किसी का रबर स्टैंप नहीं बनना। हम नागरिक की तरह अपने विवेक से सोचेंगे और मौलिक सोचेंगे। अखबार में जो लिखा गया है हम उस पर सहज ही विश्वास नहीं करें। टीवी में जो बताया गया, चाहे वो एनडीटीवी में, बार बार कह चुका हूं इस बात को, एनडीटीवी में भी अगर कोई चीज बताई जा रही है तो उस पर संदेह करो, सवाल करो, उसको जाके यथार्थ में पुष्ट करो, देखो, अन्य स्रोत से उसकी पुष्टि करो। केरल के मल्लपुरम की घटना ने मेरी एनडीटीवी के बारे में जो धारणा थी, जिसको कि बहुत सारा पुष्ट किया उसने। यह बात दीगर है कि एनडीटीवी ने 2 अपने करेक्शंस किए, बाद में किए, लेकिन तब तक जो नुकसान होना था वो हो चुका था। तो प्रचारक के तौर पर जो भी सामने आएगा झूठ बोल सकता है। प्रचारक का जन्म ही झूठ बोलने के लिए हुआ है, वह सच बोलने के लिए नहीं हुआ। जो प्रोपेगेंडिस्ट है, वो चाहे मीडिया में हो, यानी अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति यह है कि खाली बीजेपी, बल्कि मीडिया में भी बीजेपी का प्रचार का पूरा समूह है, पूरे संस्थान, मीडिया के संस्थान बीजेपी। किस किस से लड़ेंगे आप? किस किस पर हमले करेंगे आप? आपको इस के देखना होगा। अगर आप इस इल्यूजन में हैं कि आज तक तो झूठ बोलता है और एनडीटीवी सच बोलता है, रवीश कुमार तो सच बोलता है और प्रणव गोस्वामी झूठ बोलता है, तो आप तय मानिए आप फिर गफलत में फंसेंगे और मुश्किल में फंसेंगे। मल्लपुरम के मसले में फंसे। घटना हुई थी पलक्कड़ में, लेकिन बताया गया मल्लपुरम। घटना हुई थी 15 दिन पहले कभी, लेकिन कहानी वह बताई गई जो कि प्रचार समूहों ने प्रचार, और उससे लोगों को यह मैसेज गया कि घटना अभी तात्कालिक तौर पर कभी कहीं हुई है। जी नहीं। सो मौलिक सोचिए, मौलिक लिखिए, और अपने विवेक को बचाइए और अपने को डुप्लीकेट होने से बचाइए। और यही एकमात्र मैसेज है जो कि इन प्रचार समूहों की आलोचना से निकलता है। लोकतंत्र को बचाने के लिए इन प्रचार समूहों के जाल के बाहर निकलकर देखने की और सोचने की सख्त जरूरत है। अगर आप नहीं देख सकते तो आप तय मानिए, कभी ये मारेंगे कभी वो मारेंगे, और आप डुप्लीकेट बने घूमते रहिए, और इससे लोकतंत्र का नुकसान होगा। आपकी अपनी कोई पहचान नहीं होगी। आपकी अपनी पहचान हो, इसके लिए जरूरी है कि आप मौलिक सोचें और मौलिक लिखें, तभी आप लोकतंत्र की सेवा कर पाएंगे। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।